वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक गेट स्टूडेंट से जिन्होंने पहले गेट निकाला फिर आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में सब कुछ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। Ji. First of all, I'd like to introduce myself. My name is Adnan Aslam. I am 22 years of age and I'm living in Delhi currently. Currently, I'm pursuing my MTech from IT Delhi in Joint Telecommunication Technology and Management. I gave my gate last year in 2021, in the same year which I had graduated from Jamia Millia Islamia, having done my BTech in Electronics and Communication Engineering. Last year, I gave my gate exam and secured an All India rank of 279 and with a gate score of 750. So at that time, that was quite a good result. ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट करा था गेट के लिए? मैंने प्रिपरेशन अपने दोस्तों से सीख के किया था एंड मेरे जो सीनियर लोग थे, मेरे एक कज़न भी हैं, तो उनकी मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही, क्योंकि भले ही मतलब उनका जो गेट रिजल्ट था वो उतना एक्सेलेंट नहीं रहा जितना वो होप कर रहे थे, लेकिन उन्हीं की गलतियों से मुझे लगता है कि मतलब मैंने उन चीज़ों पे ध्यान दिया तो इवेंचुअली मेरा रिजल्ट थोड़ा सा उनसे बेटर आया। गेट की तैयारी मैंने 2020 में स्टार्ट की थी एंड कोचिंग मैंने मेडिजी इंस्टीट्यूट, शायद आप लोगों ने सुना ही होगा, हाँ तो हाँ। वहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के पेपर के लिए वहाँ से मैंने कोचिंग की थी। लेकिन 2020 में ये सीन था कि स्टार्टिंग में तो कोचिंग, क्योंकि तब तक कोविड का कोई सिनेरियो था नहीं, हाँ तो स्टार्टिंग तो काफ़ी धूमधाम से हुई थी एंड मतलब सब काफ़ी मोटिवेटेड थे, हाँ। एंथुजियाज्म भी था काफ़ी। हाँ। लेकिन स्टार्टिंग में ही मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। हम्म, तो मुझे याद है कि जो पहली क्लास थी वो माइक्रो प्रोसेसर हम लोग का एक सब्जेक्ट था। तो हाँ। अराउंड उसके 2 या 3 वीक्स मेरे छूट गए थे एंड उसके बाद फिर जब मैं वापस गया था कोचिंग सेंटर, तो वहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट चालू हो गया था विच वाज एप्टीट्यूड। हम्म, तो माइक्रो प्रोसेसर मेरा काफ़ी वहाँ पे लॉस हो गया था एंड एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत जितना वहाँ से जहाँ तक मैंने कंटिन्यू किया था वहाँ से मैंने चालू किया, लेकिन फिर वही मार्च के महीने में कोविड आउटब्रेक होने की वजह से सारा सिस्टम जो था वो ऑनलाइन ही हो गया था। वो तो मैं बात करूँ टाइम टाइम टेबल का। आपका टाइम टेबल क्या था दिन में पढ़ने का? एक दिन में क्या टाइम टाइम टेबल था? टेबल, मैं मतलब इस चीज़ में बिलीव करता था कि नंबर ऑफ आवर्स मतलब उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता था मैं। जैसे कि काफी लोग मेरे दोस्त भी मुझसे पूछते थे कि भाई हाँ। तू पढ़ता होगा 12 12 घंटे इस टाइप से, लेकिन वो सब मुझे प्रैक्टिकली फिजिबल लगता नहीं था। कभी कभी क्योंकि मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि आप जो इंटेंसिटी से एक दिन पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप अगले दिन भी सेम इंटेंसिटी मेंटेन कर हाँ। पाए। कभी आपका कोई कॉलेज का काम आ जाता है, कभी आपका खेलने कूदने का मन होता है, थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं, कभी फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं, तो मतलब उस पर्टिकुलर सिनेरियो की वजह से एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में लेके नहीं चलता था कि इतना पढ़ना है तो 12 के 12 घंटे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। मैं अपने डेली टास्क लेके चलता था कि इस महीने में अगर मुझे इतना कंप्लीट करना है तो मुझे इतना करना ही करना है। अब चाहे मैं दिन में 1 घंटे में करूँ वो या फिर मैं दिन में 12 घंटे करूँ। एंड उसके साथ साथ मतलब मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि काफी लोगों को ये लगता है कि चीजें आपको कंप्लीट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं पीछे पीछे का सब ब्लैंक होता जाता है। तो रिवीजन का मुझे स्टार्टिंग से ही काफी मतलब मेरे सीनियर लोगों ने भी कहा था हाँ। एंड अगर कोई ये देख रहा है तो मैं उसको भी यही कहूंगा कि आप आगे तो चलते रहें, लेकिन अगर आप पीछे का बोलते रहेंगे तो वो बिल्कुल भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो महीने में फिर भी मतलब मेरा ये प्लान, यूजुअली ये प्लान रहता था कि हर महीने में एटलीस्ट 2 दिन, 15 15 दिन के गैप में मैं पूरे दिन सिर्फ रिवीजन करता था। तो उससे ये फायदा हुआ मुझे कि जो पुराने सब्जेक्ट्स है उनके टच में भी मैं रहता था एंड जो आगे मुझे पेस पकड़ना है उसमें भी मुझे ज्यादा हिंड्रेंस फील होता था। इसी से एक क्वेश्चन आया कि काफ़ी जी। स्टूडेंट के अंदर जो डाउट होता है वो ये होता है कि वो डेली अलग अलग सब्जेक्ट पढ़े या फिर हफ्ते में दो तीन सब्जेक्ट पढ़े। या काफ़ी लोग वैसे होते हैं जो एक सब्जेक्ट पकड़ राइट। के ख़त्म करते हैं, जो कोचिंग में करवाते हैं। एक सब्जेक्ट पकड़ हाँ के हाँ। ख़त्म करवाते हैं। और काफ़ी लोग वैसे होते हैं जो मिक्स करके पढ़ते रहते हैं। सुबह ये, शाम जी में जी। ये चैप्टर कंप्लीट करते हाँ फिर हाँ। दूसरा सब्जेक्ट का चैप्टर। इस पर आप क्या बोलेंगे? इस पर मेरा ये व्यू रहेगा कि पहली चीज तो ये कि हर इंडिविजुअल थोड़ा सा अलग होता है, तो हर किसी का प्लान अपने लिए बेस्ट होना चाहिए। तो ये एक इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करता है कि उसको क्या चीज कंफर्टेबल लग रही है। अब इनिशियली कोविड के टाइम पे हुआ था 2020 में, मुझे याद है कि माइक्रो प्रोसेसर तो मेरे छूट गया था। एप्टीट्यूड जितना, मतलब एप्टीट्यूड के लिए आप ये कह लो कि उतने मटेरियल की आपको सिर्फ जरूरत होती है, अलग से कोई गाइडेंस ना भी करे तो एप्टीट्यूड जितना आपका बचपन से लेके आज तक आ रहा होता है वो आप खुद ही डेवलप कर लेते हैं। अदर देन दैट जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग को चालू हुआ था नेटवर्क थ्योरी का, लेकिन कोविड की वजह से वहां पे काफी गैप आ गया था, क्योंकि ऐसी सिचुएशन को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एकदम से वायरस का आउटब्रेक हो जाएगा। तो काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो थे उन लोगों का एज सच कुछ पहले से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी नहीं था एंड 2020 में मुझे याद है मेडिजी ने भी तब तक ऑनलाइन पे उतना फोकस नहीं कर रखा था।
तो मेरे एक दो दोस्त हैं, वो दूसरी कोचिंग्स में थे, कोई एस अकेडमी में था, तो कोई आईएएस मास्टर्स के कोचिंग के नाम से एक चलती है, तो हाँ। कोई उसमें थे। तो उन लोगों से जब मेरी बात होती थी तो वो बताने लगते थे कि नहीं भाई, हम लोग का तो ऑनलाइन भी सिस्टम चालू हो गया है और हमें लाइव लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे मेडी जी की तरफ से कोई हम लोग को एज सपोर्ट चालू नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे मतलब हम लोग को थोड़ा सा एंग्जाइटी फील होने लगी कि नहीं यार, ये तो बच्चे आगे निकल जाएंगे, हम लोग थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। तो एट दैट टाइम मुझे फील हुआ कि फिर भले अगर सामने वाला कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऑलरेडी जो मटेरियल हम लोग के पास है, मैं उसी को अपनी साइड से प्रिपेयर करना चालू करता हूँ। तो जब सपोर्ट आने लगेगा तब उसकी तो हेल्प रहेगी, लेकिन जब तक मेरे पास खाली टाइम मिल रहा है वो वेस्ट ना जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं एक एक सब्जेक्ट ही लेके चलता था। सबसे पहले नेटवर्क थ्योरी, क्योंकि उस टाइम पे चालू हुआ था, तो मुझे लगा कि इसको बीच में छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। एंड थ्रू आउट द प्रिपरेशन भी मेरा यही प्लान रहा कि एक जो सब्जेक्ट मैंने चालू कर दिया, पहले उसी को अच्छे से पूरा किया। एंड बीच में क्योंकि ऐसा टाइम होता था कि कभी कभी ऐसी टाइम ड्यूरेशन आती हैं आपके पास कि आपके पास हो सकता है टाइम कम बढ़ जाए, तो उसके साथ आपको पैरेलल सब्जेक्ट्स ले लेके चलने पड़ते हैं। तो मुझे याद है अक्टूबर का महीना था, सॉरी अगस्त का महीना, तब मैंने दो सब्जेक्ट्स लेना स्टार्ट किए थे। और वो भी सिर्फ मतलब एक ही सिनेरियो ऐसा हुआ था, उसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट होता है, इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों काफी बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए और काफी वास्ट हो जाते हैं ये। तो उस पॉइंट पे मुझे लगा कि सुबह मैं एक सब्जेक्ट के लेक्चर्स कर लेता हूँ एंड शाम में मैं दूसरे सब्जेक्ट के लेक्चर्स कर लूंगा। तो ऐसे मेरा टाइम भी बचता गया। एंड क्योंकि ये सब्जेक्ट्स थे भी बड़े बड़े और इनको फिर आपको सिर्फ साथ साथ पढ़ना ही नहीं है, आपको इनके क्वेश्चंस भी लगाने हैं, आपको रिविजन भी देखना है, आपके जो पुराने सब्जेक्ट्स हो गए हैं उनको भी करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे भी आपको ध्यान देना है, आपको खुद की एक्यूरेसी भी बढ़ानी है। कुछ लोग जो टेस्ट सीरीज ले लेते हैं उन पे भी उनको फोकस करना होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि ज्यादातर सब्जेक्ट्स में अगर मैं लूंगा तो हो सकता है मुझे कंफ्यूजन होने लगे, कि मैं चीजें मिक्सअप करने लगूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि, और ये मेरे लिए बेटर भी रहा, कि मैंने एक एक सब्जेक्ट ही लेना स्टार्ट किया। एंड जरूरत पड़ने पे मैक्स टू मैक्स मैंने दो सब्जेक्ट्स उठाए होंगे और उनका एग्जाम्पल मैंने आपको देख दिया। तो वही मुझे बेनिफिशियल भी लगा। एक और डाउट होता है, यानी एमटेक निकल जा मतलब गेट निकल जाता है तो उसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा दिमाग में आता है पीएसयू करे या फिर एमटेक में जाए। जी। तो इस डाउट को आपने कैसे क्लियर करा? स्टार्टिंग से ही मेरा ये ओपिनियन था कि मतलब आप ही कह लीजिए, एक तो जो इंजीनियर लोग होते हैं उनमें हाँ। एक थोड़ा सा ये सपना तो रहता है कि एक बार आईआईटी तो जाना है। हाँ। तो एक वो भी एम था कि अगर अच्छी रैंक आ जाती है, और मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो इनिशियली मैं इतनी रैंक लेके चल नहीं रहा था कि मुझे एम ही 3 डिजिट रैंक या फिर 2 डिजिट रैंक का करना है। अब उस टाइम पे मोटिवेशन के नाम पे हम लोग के पास यूट्यूब लेक्चर्स होते हैं या फिर कुछ सीनियर लोगों का एक्सपीरियंस होता है। तो यूट्यूब पे गेट अकेडमी के नाम से एक चैनल है, उमेश डांडे सर वहाँ पे हाँ। कभी कभी मोटिवेट करने के लिए स्टूडेंट्स को लेक्चर्स भी देते हैं। हाँ। तो उनकी तरफ से कुछ कुछ ऐसे लेक्चर्स भी आते हैं कि उसमें स्टूडेंट का इंटरव्यू होता है कि जिन लोगों की भले अच्छी रैंक नहीं भी आई, वो हाँ। भी अपने सक्सेसफुल आपके एक्सपीरियंसेस वहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे मुझे एक एक्सपीरियंस याद है कि एक कोई स्टूडेंट थी, उनकी ज़्यादा अच्छी रैंक नहीं आई थी लेकिन डिसेंट रैंक थी, अराउंड 1800 या 1700। एंड इवेंचुअली फिर उनका उन्होंने एमटेक परस्यू किया, फिर इवेंचुअली अच्छी जगह जाके वो प्लेस हुई। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि जरूरी नहीं है कि आपकी सिर्फ 2 डिजिट रैंक आए या फिर अंडर 300 रैंक आए तो ही आपका कुछ होना है। आप अपनी तैयारी अपनी मैक्सिमम रखो, लेकिन अगर किसी ना किसी वजह से आपकी मान लो कि तबीयत खराब हो जाती है, आप एंग्शियस हो जाते हो, आपका पेपर वाला दिन जो है वो उतना अच्छा नहीं जाता है, तो काफी फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके रिजल्ट को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। तो स्टार्टिंग से मैं लेके चल रहा था कि अगर अच्छी रैंक नहीं भी आई तो भी मतलब इतना तो मैं मेंटेन कर लूंगा कि 1500 या 1200 तक की तो आ जाएगी। तो उसी हिसाब से मैं लेके भी चला। एंड मतलब रिजल्ट देख के जब मैंने टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट की, और काफी लोग उस टाइम पे टेस्ट सीरीज क्या करते हैं कि पैरेलल सब्जेक्ट्स के साथ साथ लेके करते रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे मुझे क्योंकि महसूस हुआ कि प्रीवियस ईयर पेपर्स भी होते हैं एंड आपके कोचिंग की तरफ से जो मटेरियल होता है, वर्क बुक्स हो गई उनके, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हो गए, वो उस टाइम पे करने का मुझे थोड़ा सा ज्यादा नीड महसूस हुई। तो थ्रू आउट द ईयर मैंने सिर्फ जो मटेरियल मिल रखा था और हम लोग को जो आर्काइव मिल रखी थी कोचिंग की तरफ से, मैंने पूरे साल में सिर्फ वही की। एंड जनवरी के महीने में आने में मैंने मेडिजी की जो टेस्ट सीरीज आती है वो भी सिर्फ फुल लेंथ, क्योंकि अब क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था कि जनवरी के महीने में अगर मैं छोटे छोटे ड्यूरेशन के अगर मैं टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा तो 3 घंटे का पेपर के लिए मैं तैयारी नहीं कर पाऊँ। तो जनवरी के महीने में मैंने टोटल एक टेस्ट सीरीज आती है उनकी वो ली थी, उसमें 12 या 15 टेस्ट थे फुल लेंथ के। उसमें से वो भी अलग अलग लेवल के थे, कुछ बेसिक लेवल के थे, कुछ इंटरमीडिएट लेवल, फिर कुछ मॉक टेस्ट लेवल के थे। तो क्योंकि खुद को प्रिपेयर करना था, लेकिन मुझे पता है कि मेरी तैयारी कैसी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये भी नहीं चाहता था कि पहले ही टेस्ट अगर मैं टफ दे दूंगा तो उसकी वजह से मेरा एक्सपीरियंस आप ही कह लो कि मोरल डाउन हो जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि पहले मैं इजी टेस्ट देता हूँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं लेवल को अप करूँ। तो यही मेरी प्रिपरेशन भी रही इवेंचुअली। एंड पहले से ही मैंने सोच रखा था कि करना ही मुझे एमटेक है, तो वो मेरे ख्याल से एक पहले से चीज क्लियर भी थी
कि अगर पीएसयू का ऑप्शन मिलता है तो वो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन हायर स्टडीज का एक मेरा मोटिव था, एंड वही फिर मैं अभी परस्यू भी कर रहा हूँ। मैं बात करूँ फ्यूचर प्लान्स की, आपका ड्रीम कंपनी कौन सी है? ड्रीम कंपनी, जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और यहाँ पे भी मैं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हूँ। ऑल्दो आई एम एमिंग फॉर वीएलएसआई इंडस्ट्री, तो ड्रीम कंपनीज मेरी या फिर तो इंटेल है, या फिर तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर क्वालकॉम। जी। ओके। ओके, तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। जी बिल्कुल। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको। जी जी, बहुत ही मजा आया आपके साथ बात करके। एक वीडियो और बनाएंगे आपके साथ बाद में। वो बिल्कुल बिल्कुल। आईआईटी दिल्ली के ऊपर ही होगा पूरा वीडियो। ठीक है बिल्कुल। तो ठीक है, आज के आई लिए बी इतना वेटिंग फॉर यू। ही। ओके, गुड ओके, नाइट। थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट। बाय, थैंक यू। गुड नाइट।